हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी की एक बहुत ही फंडामेंटल थियरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूटिलिटेरियनिज़म. So, before I delve deeper into this philosophy, let me start with a question, okay? Suppose आप सरकार के पॉलिसी मेकर हैं और आपको डिसाइड करना है कि कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है. लिमिटेड वैक्सीन्स हैं आपके पास. सो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, एल्डरली, फ्रंटलाइन वर्कर्स या इकोनॉमिक सेंटर्स में वर्किंग पॉपुलेशंस. कैसे डिसाइड करोगे कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किसको प्रायोरिटाइज़ करना सही है और किसको प्रायोरिटाइज़ करना नहीं सही है. ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो यूटिलिटेरियनिज्म एड्रेस करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. The basic principle is very simple. Right actions maximize well-being. जो एक्शन सबसे ज़्यादा वेलफेयर प्रोड्यूस करे वही मॉरली राइट है यूटिलिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग. लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं और रियलाइज़ भी कर रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल दिखता बड़ा सिंपल है बट इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है. इसी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि हम आज इस लेक्चर के थ्रू करने वाले हैं. सो the first question that comes to my mind whenever I try to study utilitarianism is why study utilitarianism. क्यों मैं पढ़ूँ utilitarianism, क्या है मतलब इसका पढ़ने का. ठीक है, ये थियरी चूज़ इसलिए करा गया है इस लेक्चर के लिए और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई स्कॉलरली टेक्स्ट में हमने ये देखा है कि यूटिलिटेरियनिज़म को एक ऐसी थियरी बताई गई है, एक ऐसी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी बताई गई है विच हैज़ कमांडेड वाइड एसेंट. In fact, it has reached clear conclusion when, tackling philosophical problems thrown up by our, political life. And it has actually successfully, I would say, produced unambiguous policy derivatives. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट थियरी है, बट ये है कि प्रैक्टिकल है एंड विच मेक्स इट अ ग्रेट वैंटेज पॉइंट टू स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ लर्निंग political philosophy and navigating other political concepts and theory. So real world policy में actually use होती है utilitarianism, चाहे आप ब्रिटिश colonial administration से लेके modern political Indian policy making देखें, utilitarian thinking का एक influence देखने को मिलता है. जो दो great virtues हैं इसके, वो पहला ये है कि इसका एक यूनिवर्सल अपील है. सब लोग अग्री कर सकते हैं कि एक्शंस के कंसिक्वेंसेस मैटर करते हैं. दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है पर्टिकुलरली ये बहुत रेलेवेंट. गवर्नमेंट इज़ इन बिजनेस टू प्रमोट वेलबींग एंड प्रोड्यूस सफरिंग ऑफ ऑल इट्स सब्जेक्ट. ऑल्दो इट सीम्स वेरी नॉर्मल राइट नाउ, बट बैक देन व्हेन इट इन 18th century एंड 19th century ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था. इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके हिस्टोरिकल फाउंडेशंस के बारे में और इससे जुड़ी जो थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स है इस थियरी में, इस फिलॉसफी में, उसको भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं इसके इनिशिएशन की बात करते हैं. ये कैसे डेवलप हुआ, इसके हिस्टोरिकल फाउंडेशन में जाते हैं. लेट्स गो बैक टू द जेनेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. सो 18th-19th सेंचुरी ब्रिटेन में ये रिवोल्यूशनरी आइडिया था. क्यों? ट्रेडिशनल सोसाइटी में एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, चर्च, ये इंस्टीट्यूशंस क्लेम करते थे कि उनका हैप्पीनेस या ओपिनियन मोर इम्पॉर्टेंट है देन कॉमनर्स हैप्पीनेस एंड ओपिनियंस. सो यूटिलिटेरियनिज्म ने डेमोक्रेटिकली चैलेंज किया इस क्लेम को कि नहीं, हर इंडिविजुअल का हैप्पीनेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है. किंग का प्लेजर कॉमनर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. किंग का प्लेजर और कॉमनर का प्लेजर दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसके जो फाउंडिंग फादर जो हैं वो हम जेरेमी बेंथम हैं और एक
एक और भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल। उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है टू शेप utilitarianism as a remarkable political philosophy. So Bentham is called father of modern utilitarianism. बेंथम एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर था, वो सिर्फ एक फ़िलासफ़र ही नहीं था, वो एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिज़ाइन करता था। उसका फेमस स्लोगन था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जो हमने कई बार सुना भी होगा। बेंथम ने बड़े ही सिंपल तरीके से अपनी बात कह दी थ्रू दिस स्लोगन, और ये जितना सिंपल दिखता है उतना ही रेवोल्यूशनरी था उस टाइम के लिए, और आगे चल के उतना ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल भी बना। बेंथम ने बेसिकली अटेम्प्ट किया था कि मोरालिटी को साइंस बनाया जाए। उसने फिलोसफिक कैलकुलस डेवलप की, एक मैथमेटिकल मेथड टू कैलकुलेट प्लेजर एंड पेन्स। बेंथम के अकॉर्डिंग प्लेजर और पेन को मेजर कर सकते हैं थ्रू सेवरल थिंग्स लाइक intensity, duration, purity, extent, you can see on the screen. Okay, now coming to the other very important philosopher of utilitarianism is John Stuart Mill. So John Stuart Mill was an intellectual heir of Bentham. Okay, लेकिन इसने क्या किया कि बहुत ही considerable amount में बहुत सारे चेंजेस लेके आया यूटिलिटेरियनिज़म में, स्पेशली बेंथम के यूटिलिटेरियनिज़म में। मिल ने रियलाइज़ किया कि सिंपल हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन सफिशिएंट नहीं है। मिल का मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने डिस्टिंक्शन किया बिटवीन टू टाइप्स ऑफ प्लेजर्स, वन वाज हायर एंड अनदर वन वाज लोअर। सो you must be familiar with his quotes, famous quotes like it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied, or there is another version of this, better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. So basically he's talking about certain kind of pleasures which are higher and some are lower in nature. Okay, सो मिल ने ये डिस्टिंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि जो बेंथम की सिंपल प्लेजर कैलकुलेशन से कंक्लूजन्स आ रहे थे वो काफ़ी एब्सर्ड आ रहे थे। अगर सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है तो माइंडलेस एंटरटेनमेंट कुड बी better than intellectual pursuits. So suppose if I'm binge watching Netflix and not studying for my college, this could also be considered an action of high quality, high utility. However, as a result of binge watching, there are high chances कि मैं fail हो जाऊँ examinations में, है ना? And I'm pretty much sure that that will be a painful experience for most of us, getting failed in an examination. So ये जो greatest happiness का जो formula है, इसके कुछ fundamental problems हैं। यहाँ तक कि ये जो स्लोगन है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कई स्कॉलर ने बोला कि वी शुड अबैंडन दिस, अब हमको इसको छोड़ देना चाहिए। अब रीज़न ये है कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो ये बात बोलते हैं। उनमें से एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है डडली नोल्स। उसने बड़े अच्छे से अपने एक बुक में एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया है कि trying to rank outcomes in accordance with the greatest happiness of the greatest number is just like offering a prize to the person running the furthest distance in the shortest time. अब let's think about this particular example and let's elaborate this. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि रेस में प्राइज़ मिलेगा सबसे फास्ट रनर को एंड सबसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर को साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है ना। सेम प्रॉब्लम हैप्पीनेस और नंबर के साथ भी है। अब ये रेसिंग एग्जाम्पल को थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक रेस ऑर्गेनाइज की जिसमें हमने बोला कि भाई प्राइज़ उसी को मिलेगा जो सबसे फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट रन करता है शॉर्टेस्ट टाइम में, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, मतलब फर्देस्ट डिस्टेंस। ठीक है,
अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो फास्ट रनर है, मान लो एक फास्ट रनर है, उसने क्या किया, 100 मीटर रन किया 10 सेकेंड्स में, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, वेरी फास्ट शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन हमको क्या चाहिए था, लॉन्ग डिस्टेंस, फर्दर्स्ट डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस रनर ने क्या किया, 5000 मीटर रन किया बट इन 20 मिनट्स। यहाँ हमको लॉन्ग डिस्टेंस मिल रहा है लेकिन स्पीड बहुत स्लो है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले लिया गया है। तो कौन जीतेगा इसमें, जो फर्स्ट पर्सन है वो फास्ट तो है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट है, जो सेकंड पर्सन है उसका लॉन्ग डिस्टेंस है लेकिन वो बहुत स्लो है, उसने ज़्यादा टाइम ले लिया। तो दोनों क्राइटेरिया जो है साइमल्टेनियसली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी एंड इट्स इम्पॉसिबल टू ऑप्टिमाइज बोथ दीज थिंग्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेंथम खुद रियलाइज़ कर गया था कि ये फॉर्मुलेशन प्रॉब्लमैटिक है। इट वॉज फॉल्टी इन सजेस्टिंग दैट हैप्पीनेस ऑफ द मेजॉरिटी ओनली, द ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी काउंटेड। इसका मतलब ये था कि माइनॉरिटी राइट्स इग्नोर हो सकते हैं। क्रिटिक्स ने भी ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट किया। दे वुड से दे वुड चार्ज कि यूटिलिटेरियनिज्म इज़ प्रोन टू इग्नोर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड टू काउंटेनेंस अदर इनजस्टिसेस सो लॉन्ग एज मेजॉरिटी इज़ सूटेड। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो क्रिटिक्स भी बोलते थे और ये बात कहीं ना कहीं बेंथम को भी रियलाइज़ हुई। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा कि इस प्रिंसिपल को करेक्ट किया गया थ्रू बेंथम एंड मिल। दोनों ने क्लैरिफाई किया दैट एवरीबडी टू काउंट फॉर वन एंड नोबडी फॉर मोर देन वन। ये एक बड़ा ही फंडामेंटल इगैलिटेरियन प्रिंसिपल है जो हम कभी कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं। अगर आप मान लो कि आप कौन सा आर्टिकल, मान लो कि आर्टिकल 14 देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट होता है। तो जो हमारे अर्ली क्रिटिसिज्म और प्रॉब्लम्स थे वो बेसिकली ये थे कि मेजरमेंट प्रॉब्लम है, हाउ डू यू एक्चुअली मेजर हैप्पीनेस, है ना। बेंथम का फिलोसफिक कैलकुलस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इम्पॉसिबल था, ठीक है, कि कैसे हम उसको करेंगे भाई, कि किस तरीके से हम किसी के हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, कंपैरिजन प्रॉब्लम। हाउ डू यू कंपैरिजन वन पर्सनस हैप्पीनेस विथ अनदर, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे 100 रुपीज़ का लॉस हो गया और somebody हु इज़ वेरी पुअर, उसके 100 रुपीज़ का गेन हो गया। क्लियरली डिफरेंट इम्पैक्ट है, बट एग्जैक्टली हाउ मच, ठीक है। या फिर ये भी देखते हैं कि मेरा 100 रुपीज़ का लॉस हुआ और कोई पुअर आदमी है उसका 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। क्लियरली सेम चीज़ हुई है यहाँ पे, लेकिन इम्पैक्ट क्या है उसका। मेरे लिए 100 रुपये खो जाना हो सकता है बहुत ही नॉर्मल बात हो, लेकिन किसी इंसान के लिए जिसके लिए 100 रुपये बहुत मैटर करता है, उसके लिए वो चीज़ खो जाना, गुम हो जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन प्रॉब्लम है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अनदर वन वी जस्ट डिस्कस्ड, माइनॉरिटी राइट्स प्रॉब्लम। डेमोक्रेटिक टेरेनी का एक डेंजर है, ठीक है। मेजॉरिटी कंसिस्टेंटली माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर सकती है बाय गिविंग यूटिलिटेरियन लॉजिक के, अरे मेजॉरिटी हैप्पी है तो माइनॉरिटी अगर नहीं भी है तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर मैटर करता है। तो ऐसे क्या होगा कि माइनॉरिटी जो है परपेचुअली अप्रेस्ड होती जाएंगी विद दिस यूटिलिटेरियन लॉजिक। जो एक और प्रॉब्लम है जो है कि डिमांडिंगनेस प्रॉब्लम। थियरी इतनी डिमांडिंग है कि ऑर्डिनरी मॉरल इंट्यूशंस को भी कॉन्फ्लिक्ट करती है। अगर मान लो कि तुमने 1000 रुपीज़ स्पेंड कर दिया डिनर पे, ठीक है, यू आर मिडिल क्लास, यू हैव स्पेंड 1000 रुपीज़ ऑन अ डिनर डेट और वट एवर, ठीक है। यूटिलिटेरियन लॉजिक क्या कहेगा कि तुमने क्यों 100 रुपये वेस्ट किए डिनर पे, तुम किसी और पुअर पर्सन को दे सकते हो। तो वो ज़्यादा मॉरल यूटिलिटी जनरेट होगा। तो क्या होता है, इससे हम हमेशा मॉरल डिलेमा में रहते हैं। हमारे मॉरल इंट्यूशंस जो हैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। बेसिकली ये एक गिल्ट ट्रिप देता है, ठीक है। ऑल्दो मिल ट्राई टू कम अप विद सम सॉल्यूशंस, जैसे मैंने अभी बताया हायर लोअर प्लेजर की बात हुई, फिर वो हार्म प्रिंसिपल की भी बात करता है।
बोलता है कि स्टेट इंटरफेरेंस जो है तभी जस्टिफाइड है जब एक इंडिविजुअल हार्म दूसरे को कर रहा है। इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का एक मेथड बताया उसने। He also talks about, self-regarding and other regarding actions while talking about harm principle, which we'll discuss later when we'll be talking about Mill's take on liberty. नेक्स्ट जो मिल ने बात करी वो कहा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करी कि अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यूटिलिटेरियन गोल्स अचीव करना चाहेगी तो वो कर सकती है अगर प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करे तो हम टिरनी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम थी उसके कुछ सल्यूशंस बताए मिल ने। और एक बात बहुत ही रिमार्केबल है यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में कि डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म विच मेक इट वेरी इंड्योरिंग और अपीलिंग कि ये चीज़ को पढ़ना ही है, इस चीज़ के बारे में जानना है, ये प्रॉब्लम है लेकिन इस चीज़ के बारे में हमको जानना है ये क्या है वो चीज़ें। सबसे पहले तो इसका जो सेक्युलर फाउंडेशन है, ये इसको किसी भी रिलीजियस अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। और अभी भले ही हम बहुत सारे फ़िलासफ़ीज़ ऐसे पढ़ते हैं जिसमें हम सेक्युलर फाउंडेशन की बात करते हैं, लेकिन 18th-19th सेंचुरीज़ में ये ऐसा था कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात थी, जहाँ चर्च जो था वो उस चीज़ को माना जाता था कि church को we used to put church at the pedestal. So at that time having a philosophy, having a idea that has secular foundation is a very big thing. तो इसमें रिलीजियस अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। इसकी मोरालिटी जो है बेसिकली बेस्ड है रैशनैलिटी और रीजंस पे। इसमें रिलीजियस अथॉरिटी का कोई काम नहीं है। दूसरा जो है डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशन, कॉमन पीपल की वेलफेयर पे फोकस करता है ये। इफ़ यू ट्रेस बैक द जेनेसिस ऑफ इट, हम देख सकते हैं कि मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी को चैलेंज कर रहा था ये बाय सेइंग कि किंग और कॉमनर दोनों के प्लेजर्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, कोई भी किसी का भी प्लेजर या पेन बड़ा या छोटा नहीं है, ये बात कह रहा था। फिर प्रैक्टिकल गाइडेंस, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग में कॉन्क्रीट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। और ये हमने कॉलोनियल इंडिया की भी बात करें तो हम कॉलोनियल इंडिया में भी हमने देखा और इधर भी देखा है, मॉडर्न इंडिया में भी, मॉडर्न टाइम्स में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, कि हमने यूज़ करा है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। अब इसके साइंटिफिक एस्पिरेशंस हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि ये साइंटिफिक है, सेक्युलर भी है, साइंटिफिक भी है। एक साइंटिफिक एस्पिरेशन ये है इसमें कि मोरालिटी को ये ऑब्जेक्टिव मेजरेबल बनाने का अटेम्प्ट करता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो दो थियोरीज़ हैं यूटिलिटेरियनिज्म के। पहला फॉर्मल थियोरी, दूसरा जो है वो वैल्यू थियोरी। ठीक है, तो अब ज़रूरी है कि ये जानें कि यूटिलिटेरियनिज्म कैसे वर्क करता है। तो इन दोनों थियोरीज़ के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूटिलिटेरियनिज्म वर्क करता है। फॉर्मल थियोरी के थ्रू हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो वहाँ हम फोकस करते हैं व्हाट क्वेश्चन पे, जबकि हम वैल्यू थियोरी के थ्रू इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें हाउ पे फोकस करना होता है। अब फॉर्मल थियोरीज़ को भी अप्रोच करने के तीन अलग अलग वो हैं, अप्रोचेस हैं। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, रूल यूटिलिटेरियनिज्म, है ना, और तीसरा डिस्पोजिशन यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि कैरेक्टर बेस्ड इवैल्यूएशन करता है। तो हम इन सब को पहले डिस्कस करेंगे, देन विल टॉक अबाउट वैल्यू थियोरी। जब हम यूटिलिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस को रिव्यू करते हैं तो तीन डिफरेंट अप्रोचेस पॉसिबल हैं, जो इनिशियली ऑल्टरनेटिव रूट्स लगते हैं लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। ये डिस्टिंक्शन क्रूशियल है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि हम मॉरल इवैल्यूएशन कैसे अप्रोच करते हैं और क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं
राइटनेस या रॉन्गनेस स्टैब्लिश करने के लिए। बात करेंगे एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म की, जिसको कि हम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में हम डायरेक्टली एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को इवैल्यूएट करते हैं, जो कि मोस्ट ऑब्वियस अप्रोच लगता है। ये अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर एक्शन को जज करता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या फिर क्या थे, और राइटनेस या रॉन्गनेस डिटरमाइन करता है बाय प्रोजेक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स या फिर एनालाइजिंग पास्ट रिजल्ट्स। ये पोजीशन ऑफ्टन डायरेक्ट यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेप्स अवॉइड करता है और डायरेक्टली एक्शन कॉन्सिक्वेंस रिलेशनशिप पे फोकस करता है। इस अप्रोच का एक क्लासिक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं सैली का केस। मान लो कि एक कोई सैली है और एक कोई रॉबर्ट है। सैली को रॉबर्ट के फील्ड से कुछ पोटैटोज़ चुराने पड़े अपने बच्चे को बचाने के लिए फ्रॉम स्टारवेशन। ओके, रॉबर्ट के पास प्लेंटी ऑफ पोटैटोज़ हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा कि चोरी हुई है, और कोई दूसरा इंसान भी नहीं है जिसने ये विटनेस किया है कि सैली ने रॉबर्ट के फील्ड से चोरी करी है। सैली चोरी के बाद वेल फेड है, उसके बच्चों ने भी खाना खा लिया है। अब जो सैली है वो काम पे चली जाती है और लेटर ऑन काम उसको मिल जाता है और वो अपने बच्चों को सपोर्ट करती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंटली वो कभी दोबारा स्टील करने की टेम्पटेशन में नहीं आती है। मतलब ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सैली ने बस एक ही बारी चोरी करी, ठीक है, वो भी इस तरीके से या फिर इस जगह से जहाँ की उस चोरी का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो एक्ट यूटिलिटेरियन इस सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हुए कहेंगे कि सैली ने एब्सोल्युटली सही किया है, क्योंकि ओवरऑल गुड इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये एविडेंट है सैली और उसके बच्चे के गेन से कि उसको जॉब मिल गई, उसके बच्चे वेल फेड हो गए, और रॉबर्ट का जो लॉस है वो नेग्लिजिबल है, उसको पता भी नहीं चला कि उसके फील्ड से कुछ पोटैटोज़ चोरी हुए हैं, और सोसाइटी में कोई ब्रॉडर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आई है। तो ये एक यूटिलिटेरियन सिचुएशन, ये यहाँ पे यूटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म इस तरीके से किसी भी सिचुएशन को देखते हैं। अब हम आते हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म पे। रूल यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको हम इनडायरेक्ट असेसमेंट भी कहते हैं। रूल यूटिलिटेरियनिज्म एक फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच प्रेजेंट करती है, जो कहती है कि एक्शंस को जज करना चाहिए मॉरल रूल्स के अकॉर्डिंग, नॉट डायरेक्टली कंसिक्वेंसेस से। इट्स लाइक ऑपोजिट ऑफ व्हाट जस्ट वी रेड अबाउट एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। यहाँ मेन फोकस इंडिविजुअल एक्शंस पे नहीं है, बल्कि रूल्स और रूल सिस्टम पे है। रूल यूटिलिटेरियन प्रोग्राम का मेन बर्डन ये है कि ऑल्टरनेटिव रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल को असेस करना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच रूल्स विल प्रमोट द बेस्ट कंसिक्वेंसेस व्हेन जनरली फॉलोड। अब यहाँ पे जो है सेम एग्जाम्पल जो हमने एक्ट यूटिलिटेरियन के उसमें दिया है, वो है सैली ने चोरी की और उसका ओवरऑल जो बेनिफिट था वो रॉबर्ट के लॉस से कहीं ज़्यादा था। तो वहाँ पे एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म ने बोला कि वहाँ पे एक पॉजिटिव एक्शन है, वो एक ऐसा एक्शन है जहाँ से यूटिलिटी बढ़ी है। बट जब ये रूल यूटिलिटेरियनिज्म उस एग्जाम्पल को असेस करेंगे तो उनका जो वर्डिक्ट होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। जो रूल यूटिलिटेरियन है वो कहेंगे कि सैली ने गलत किया है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड रूल है वो क्या है, डू नॉट स्टील, और सैली ने इस रूल को ब्रेक किया है, इसका मतलब उसने गलत किया है। ये अप्रोच आर्ग्यू करता है कि रूल्स का जनरल एक्सेप्टेंस और मेंटेनेंस जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे पर्टिकुलर केसेस में इंडिविजुअल रूल ब्रेकिंग बेटर कॉन्सिक्वेंसेस ही क्यों ना प्रोड्यूस करे। जैसे कि सैली के केस में वो एक ऐसा केस था जिसमें कि जो कॉन्सिक्वेंस था वो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ वो बात नहीं है। रूल यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि यू हैव टू फॉलो द रूल। रूल यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव
है कि इफ़ सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट्स प्रॉपर्टी रूल्स तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, कोऑपरेशन इन्हांस होती है और ओवरऑल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। अब बात करते हैं डिस्पोजिशन यूटिलिटेरियनिज्म की, जिसको कि हम कैरेक्टर बेस्ड इवैल्यूएशन भी कहते हैं। अब तीसरा अप्रोच है डिस्पोजिशन यूटिलिटेरियनिज्म, जो एक्शंस को जज करता है मोटिव्स, डिस्पोजिशंस या कैरेक्टर ट्रेट के बेसिस पे। ये अप्रोच पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है मॉरल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये कैरेक्टर फॉर्मेशन के इश्यूज़ को एड्रेस करता है। इनफैक्ट जॉन स्टुअर्ट मिल ये बिलीव करता है कि इशू सेंट्रल है, ये जो पर्टिकुलर इशू है वो सेंट्रल है यूटिलिटेरियन एजेंडा के लिए। डिस्पोजिशन यूटिलिटेरियन इवैल्यूएट करता है कि क्या क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर जो है कि एग्जिबिट हम करें या फिर इस तरीके से हम ख़ुद को सोसाइटी में शेप करें जिससे कि हम वेल बीइंग को मैक्सिमाइज़ करें। इस अप्रोच का इलस्ट्रेशन एक कंसिडर करते हैं। मान लो कि तुम ट्रैफिक में फंसे हो, somebody comes and asks for money, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि that particular person uses that money to you give that money to that person and thinking कि चलो इसके बीवी बच्चे इनका हेल्प हो जाएगा, उनको खाना मिल जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि that person is a wife beater, वो उस पैसे से दारू पी के अपनी बीवी बच्चों को मारता है, ठीक है। तो अब जो है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अरे तुमने पैसे दिए हैं तब उसने दारू पिया तभी उसने उसको मारा। बट डिस्पोजिशन यूटिलिटेरियनिज्म ये कहेंगे कि तुम्हारे इंटेंशन सही थे, तुमने उसको ये सोच के दिया एंड ही वॉज ऑल्सो आस्किंग फॉर ऑन द बेसिस दैट कि इफ़ यूल हेल्प मी विथ सम अमाउंट ऑफ मनी I can feed my children or help my wife in certain aspects। तो तुमको तो सिर्फ यही पता था, तो तुमने सिर्फ इस बेसिस पे you showed some kind of compassion towards that person। तो disposition utilitarianism आपको बोलेंगे कि क्योंकि आपने compassion दिखाया, आप काबिल तारीफ़ हैं और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, भले ही उस पर्टिकुलर एक्ट का रिज़ल्ट हार्मफुल हो गया है, लेकिन वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। तो जो डिस्पोजिशन यूटिलिटेरियनिज्म है वो इस तरीके से इवैल्यूएट करती है। अब हम बात करेंगे वैल्यू थियोरी की। तो वैल्यू थियोरी जो है वो ये सिर्फ एक फ़िलॉसफी का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे डेली लाइफ के डिसीजन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, वेदर इट्स चूजिंग अ करियर, डिसाइडिंग हाउ टू स्पेंड योर वीकेंड या फिर कोई मेजर लाइफ चॉइस, अनकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम यूज़ करके ही ये डिसीजंस लेते हैं। वैल्यू थियोरी एसेंशियली ये बताता है कि जब we are evaluating actions, rules or even our own character traits based on their consequences, what exactly are we measuring? क्या हम सिर्फ pleasure और pain को measure कर रहे हैं या फिर कुछ और broader concepts like well-being, welfare या utility? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका आंसर फिलॉसफी में सेंचुरी से डिबेट का सब्जेक्ट है। अब हम आते हैं द फाउंडेशन ऑफ यूटिलिटेरियन वैल्यू थियोरी। यूटिलिटेरियन वैल्यू थियोरी का बेसिक प्रीमाइस ये है कि हम एक्शंस और आउटकम्स को जज करते हैं उनके कंसिक्वेंसेस के बेसिस पर। लेकिन यहाँ कैच ये है कि वी नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर व्हेन वी असेस दीज कंसिक्वेंसेस। इमेजिन करो कि आप एक डॉक्टर हैं और आपके सामने 2 पेशेंट्स हैं। एक को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है जिससे उसकी जान बच जाएगी, और दूसरे को माइनर प्रोसीजर की ज़रूरत है जिससे उसका पेन कम हो जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप किस पेशेंट को प्रायोरिटी देंगे? ठीक है, ये डिसीजन जो है कि किस पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है, ये वैल्यू थियोरी के कोर क्वेश्चन को हाईलाइट करता है। क्लासिकल यूटिलिटेरियन लाइक बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने ये
प्रपोज किया था कि हम जो मेजर कर रहे हैं वो यूटिलिटी है, बट दे यूज़ द टर्म्स लाइक well-being, welfare, happiness almost interchangeably. लेकिन ये टर्म कितने वेग हैं, ये तब क्लियर होता है जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे हेडोनिज़म को. ठीक है, हेडोनिज़म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम प्लेजर और पेन प्रिंसिपल के बेसिस पे यूटिलिटी डिसाइड करते हैं. सो क्लासिकल यूटिलिटेरियन स्पेशली बेंथम और मिल, इनका ये मानना है कि ह्यूमन गुड का मतलब है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन. ये डॉक्ट्रिन हेडोनिज़म कहलाता है. मिल ने ये एम्पेरिकल क्लेम किया था कि ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली हैप्पीनेस को डिज़ायर करते हैं, और एक्चुअली हैप्पीनेस इज़ द ओनली थिंग दे ट्रूली डिज़ायर. लेकिन ये अप्रोच प्रॉब्लमैटिक है. अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, महात्मा गांधी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं सत्याग्रह मूवमेंट में. ठीक है, तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट में 1000 ऑफ पीपल वॉलंटरली सफ़र्ड. दे वेंट टू जेल, फेस्ड पुलिस ब्रूटैलिटी, अंडरवेंट फास्टिंग. उनका इमीडिएट प्लेजर तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था इन सब चीज़ों से. इनफैक्ट दे वर एक्सपीरियंसिंग ट्रिमेंडस पेन. लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि उनका एक्शन रॉन्ग था क्योंकि वो प्लेजर मैक्सिमाइज नहीं कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं. जो भी सत्याग्रह में हुआ बाय अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो गलत थोड़ी था. उनमें प्लेजर नहीं था, इमीडिएट प्लेजर नहीं था, बट डेफिनेटली दैट वाज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू. मिल ट्राई टू रिजॉल्व दिस बाय सेइंग कि वर्च्यू भी हैप्पीनेस का पार्ट है. अगर आप वर्चुअस एक्ट करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो हैप्पीनेस का कंपोनेंट है. ये इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है, बट इट क्रिएट्स अ पैराडॉक्स. जब आप जेन्युइनली वर्चुअस होते हैं तो आप वर्च्यू प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो राइट थिंग टू डू है, नॉट बिकॉज यू वांट प्लेजर आउट ऑफ इट. अगर आप सिर्फ प्लेजर के लिए वर्च्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जेन्युइन वर्च्यू नहीं है. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक इंसान है जो रेगुलरली डोनेट करता है चैरिटी, अगर वो डोनेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे गुड फीलिंग्स मिलती है, तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है. लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ गुड फीलिंग्स के लिए कर रहा है तो उसके मोटिवेशंस जो हैं टू बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट इज़ क्वेश्चनेबल. ठीक है, जेन्युइन वर्च्यूज़ जो होती हैं उनमें आप का सेटिस्फैक्शन एक बाय प्रोडक्ट होता है. आपका गोल नहीं होता है कि हमको खुश होना है इसीलिए हम चैरिटी कर रहे हैं. चैरिटी के अलग गोल होते हैं. चैरिटी का जो मोटिवेशन होता है वो हैप्पीनेस नहीं होता है टू योर सेल्फ और सेटिस्फैक्शन फॉर योर सेल्फ. सो अब हम बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग गुड्स की. तो हेडोनिज़म की मेजर प्रॉब्लम ये है कि वी कैन आइडेंटिफाई मल्टीपल डिस्टिंक्ट गुड्स दैट समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. यहाँ पे भी एक फेमस एग्जाम्पल है फ्रॉइड का, जिसमें कि उसको ना एक टर्मिनल इलनेस है एंड ही वाज प्रिपेयर्ड टू सफ़र ग्रेट पेन रादर देन टेक मॉर्फिन. ओके, क्योंकि मॉर्फिन वुड क्लाउड हिज थिंकिंग. सो उसने पेन को एक्सेप्ट किया ताकि वो क्लियरली थिंक कर सके. ये जो चीज़ है इट शोज़ कि नॉलेज और क्लियर थिंकिंग इज़ अ गुड थिंग एंड दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेजर. बिकॉज उसको पेन तो हो रहा था, अगर उसने मॉर्फिन ली होती तो उसको पेन नहीं होता, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाता, उसकी ब्रेन फॉगिंग हो जाती, तो वो सोच नहीं पाता क्लियरली. सिमिलरली ऑटोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक टर्मिनल पेशेंट है जो पेनफुल ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, इवन दो फैमिली मेम्बर्स वांट हिम टू कंटिन्यू. उसके लिए हैविंग कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ डिसीजंस इज़ मोर वैल्यूबल देन
रिड्यूसिंग पेन, ये ऑटोनॉमी एज अ सेपरेट गुड को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मतलब कि if somebody is taking pain, and that somebody is taking pain by taking a decision that is completely based on his or her autonomy, and he or she is using her agency to use to make that decision, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि autonomy as a separate good demonstrate हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माउंटेन क्लाइंबर जो अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट और एनी अदर माउंटेन। उनका मोटिवेशन प्लेजर नहीं है, एक्चुअली दे अंडरगो ट्रेमेंडस सफरिंग while doing that climbing। उनका मोटिवेशन अचीवमेंट का सेंस है, एकम्प्लिशमेंट का फीलिंग है। ये चीज़ें शो करती है कि अचीवमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट ह्यूमन गुड। तो पहले हमने देखा कि जो नॉलेज, क्लियर थिंकिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेजर है, एक ये भी चीज़ है। ऑटोनॉमी हमने देखा, और अब हम देख रहे हैं अचीवमेंट भी एक डिस्टिंक्ट ह्यूमन गुड है। अगर कोई रनर है, ठीक है, वो 10K रन कर रहा है, 10 kilometers, then he is not having so much fun doing that, but after doing that he has got that sense of feeling that I have accomplished something, and that's a good thing, right? हेल्थ भी प्लेजर से डिफरेंट है। जिम जाने वाले लोग जो होते हैं वो इनिशियली पेन फेस करते हैं, बट लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए वो पेन एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर मैं जिम से आके, फॉर इंस्टेंस, अगर मैं लेग कर रहा हूँ जिम में और उस दिन मेरे को चला नहीं जा रहा है, मैं I'm experiencing lots of pain after doing leg, लेकिन वो एक हेल्थ बेनिफिट है ना। उस पेन के आफ्टर मैथ क्या होगा, मेरे लेग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इफ़ आई एम डूइंग इट राइट। सो कन्वर्सली एक पर्सन जंक फूड प्रेफर कर सकता है क्योंकि इट गिव्स इमीडिएट प्लेजर। अब सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, कुछ लोग जो है, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, इमोशनल ईटिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनके इमोशंस को केटर नहीं किया जाता है, जब उनके इमोशंस चैनलाइज नहीं होते हैं थ्रू एप्रोप्रिएट चैनल्स, तो दे ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड, दे ईट चॉकलेट्स in order to express themselves. It's bad for health, okay, लेकिन ये भी शो करता है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेल्थ एंड प्लेजर, ठीक है। तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग गुड्स हैं वो हमने अभी देखा कि अगर हम हेडोनिज़म को इन सारे एग्जाम्पल्स में लेके आएँ तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट है इन बैड सिचुएशन एंड इन गुड सिचुएशन एज वेल। अब हम बात करेंगे द डिज़ायर सेटिस्फैक्शन ऑल्टरनेटिव की। सो इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम दैट वी सॉ इन हेडोनिज्म, फिलोसोफर ने प्रपोज किया कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्लेजर वी शुड फोकस ऑन डिज़ायर सेटिस्फैक्शन। ये अप्रोच इकोनॉमिकली भी अपीलिंग है क्योंकि डिज़ायर्स कैन बी क्वान्टिफाइड थ्रू मार्केट मैकेनिज़म्स। कितना आप विलिंग हैं पे करने के लिए, ये दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ योर डिज़ायर। लेकिन ये अप्रोच भी प्रॉब्लमैटिक है। जो पहली प्रॉब्लम ये है कि डिज़ायर कैन बी इल इन्फॉर्म्ड। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ एक बच्चा है जो मेडिसिन को रिफ्यूज़ कर रहा है क्योंकि उसका टेस्ट बिटर है। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है कि मेडिसिन ना ले, बट वी नो कि ये डिज़ायर इल इन्फॉर्म्ड है, तो डिज़ायर सेटिस्फैक्शन एज अ गुड बिकम्स क्वेश्चनेबल। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कंसिडर अ सैडिस्टिक डिज़ायर्स। ये एक मॉरल प्रॉब्लम है कि अगर कोई सैडिस्ट है या फिर मैसोकिस्ट है, तो सपोज समवन गेट्स प्लेजर फ्रॉम अदर्स पेन, सैडिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हम उसके डिज़ायर सेटिस्फैक्शन को वैल्यू देंगे? ऑब्वियसली नॉट। ये हमको दिखाता है कि ऑल डिज़ायर्स आर नॉट इक्वली वैल्यूबल। अब इन्फॉर्म्ड और लेजिटिमेट डिज़ायर की बात करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो फिलोसोफर ने मॉडिफाई किया इस अप्रोच को, ओनली कहा कि भाई ओनली इन्फॉर्म्ड एंड लेजिटिमेट डिज़ायर शुड काउंट। लेकिन ये एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कितना नॉलेज चाहिए डिज़ायर को इन्फॉर्म्ड कंसिडर करने के लिए, और लेजिटिमेट डिज़ायर्स कौन डिसाइड करेगा। एक एग्जांपल से और देखते हैं कि सपोज़ एक वेल इन्फॉर्म्ड डॉक्टर है जो स्मोकिंग के हेल्थ रिस्क को परफेक्टली अंडरस्टैंड करता है बट स्टिल चूजेस टू स्मोक। क्या उसका डिज़ायर डिफेक्टिव है? ये क्वेश्चन जो है पर्सनल ऑटोनॉमी वर्सेस ऑब्जेक्टिव गुड का क्वेश्चन है, और यहाँ पे इन्फॉर्म्ड और लेजिटिमेट डिज़ायर भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट कम्स द ऑब्जेक्टिव लिस्ट अप्रोच. So given these difficulties, many philosophers argue for an objective list approach to value. So instead of trying to reduce everything to pleasure or satisfaction, desire satisfaction, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि there are multiple distinct goods जैसे कि happiness, knowledge, autonomy, health, meaningful relationships, aesthetic appreciation, achievement, etc. ये अप्रोच काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माइट हैव वेल्थ लाइक अचीवमेंट, गुड हेल्थ, लविंग फैमिली, अप्रिसिएशन फॉर आर्ट्स और फ्रीडम टू मेक चॉइसेस. दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट गुड दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अ गुड लाइफ. अब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और चैलेंजेस देखते हैं इसके, लेकिन ऑब्जेक्टिव लिस्ट अप्रोच के खुद के भी प्रॉब्लम्स हैं. अगर मल्टीपल गुड्स है तो हाउ डू वी कंपेयर देम. सपोज यू हैव टू चूज़ बिटवीन एक जॉब जो आपको पे करता है वेल बट रिक्वायर्स लॉन्ग आवर्स, गुड फॉर अचीवमेंट बट बैड फॉर रिलेशनशिप, वर्सेस एक जॉब जो दैट पेज यू लेस बट गिव्स वर्क लाइफ बैलेंस. आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सही है, मतलब क्या बेटर है? ओके ये क्वेश्चन पॉलिसी में भी क्रूशल है. इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स बिटवीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दे आर essentially weighing economic benefits against environmental goods. Cost benefit analysis often tries to put monetary values on government environmental goods, but many argue कि this is inappropriate, क्योंकि आपका जब environment ही नहीं रहेगा तो आप better good करके क्या करोगे. और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो इस इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डी ग्रोथ और डी डेवलपमेंट. सो सम गुड्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू मॉनेटरी टर्म्स, हमने देखा इन्वायरमेंट के केस में. और ये चीज़ जो है वो हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या यूटिलिटी बढ़ाता है, किस चीज़ से यूटिलिटी कम हो रही है. तो ये मल्टीपल गुड्स भी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. कंटेम्प्रेरी लाइफ में ना ये जो वैल्यू थियोरी है इसकी रेलेवेंस और भी बढ़ गई है. कैसे कि सोशल मीडिया के एरा में हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं आवर लाइव्स विथ अदर्स, आवर बॉडीज़ विथ अदर्स. इंस्टाग्राम पर देख कर लगता है कि एवरी वन इज़ हैप्पियर देन मी, एवरी वन इज़ मोर सक्सेसफुल देन मी. लेकिन वैल्यू थियरी टीचेज अस कि गुड लाइफ मल्टी डिमेंशनल है. मे बी समवन हैज़ वेल्थ, मे बी समवन हैज़ हेल्थ बट lacks meaningful relationship. Maybe someone has fame but lacks autonomy. कोविड पैंडमिक ने भी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया है. लॉकडाउन्स रिड्यूस्ड इमीडिएट प्लेजर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बट पोटेंशियली सेव्ड लाइफ. ऑल्दो आई डिसअग्री सम टू अ पॉइंट दैट वो कम्प्लीटली इमीडिएट प्लेजर को कम्प्लीटली ऑफ कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है. We were somehow successful in navigating through this whole question of immediate pleasure. But yeah, broadly lockdown reduced immediate pleasure and economic
activity and that has, saved life. It shows कि sometimes we have to sacrifice some goods for others और ये decisions बहुत complex होते हैं, ठीक है. सो वैल्यू थियरी इन यूटिलिटेरियनिज्म हमको ये दिखाता है कि गुड इन मच मोर कॉम्प्लेक्स देन इट इनिशियली अपीयर्स. अगर कुछ अच्छा है, देर इज़ अ गुड लाइफ, देर इज़ अ वेल बीइंग, सो इट इज़ मच मोर complicated or complex than it seems or it appears. So whether we follow hedonism, desire satisfaction or objectivist approach, each has its strength and weakness, and the key insight is कि good life probably involves multiple dimension or different people might reasonably prioritize different goods. So yes. अब हम बात करेंगे यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल थियोरी की, जिसमें हम बेसिकली 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ लिबर्टी, सेकंड वन इज़ राइट्स, थर्ड वन इज़ distributive justice, and fourth one is state and political obligation. तो हम स्टार्ट करते हैं मिल के यूटिलिटेरियन डिफेंस ऑफ लिबर्टी से. जॉन स्टुअर्ट मिल का यूटिलिटेरियन डिफेंस ऑफ लिबर्टी, ये पहले थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है ओवरऑल हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करना, जो थ्योरेटिकली इंडिविजुअल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने को जस्टिफाई कर सकता है फॉर ग्रेटर गुड. लेकिन मिल जो ग्रेटेस्ट क्लासिकल यूटिलिटेरियन था, वो लिबर्टी का सबसे पैशनेट एडवोकेट भी था. अब मिल ने 1859 में एक बुक लिखी, उसका नाम है ऑन लिबर्टी. उसमें उसने इंडिविजुअल फ्रीडम की सबसे कंपेलिंग डिफेंस दी है. उसके आर्ग्यूमेंट्स आज भी शेप करते हैं कि हम कैसे डील और क्या सोचते हैं फ्री स्पीच, रिलीजियस लिबर्टी और गवर्नमेंट पावर की प्रॉपर लिमिट्स के बारे में. सो मिल का जो पहला आर्ग्यूमेंट है लिबर्टी फॉर सोशल प्रोग्रेस, मिल का पहला मेजर आर्ग्यूमेंट फ्रीडम ऑफ थॉट और डिस्कशन पे सेंटर है. यहाँ उसका यूटिलिटेरियन रीजनिंग बिल्कुल क्लियर है. कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि सोसाइटी बेनिफिट करती है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ से, इवन फॉल्स आइडियाज़ से भी. ट्रू ओपिनियन सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं, एक्यूरेट नॉलेज स्प्रेड करके. फॉल्स ओपिनियंस यूजफुल कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मिक्स्ड ओपिनियंस हमारे अंडरस्टैंडिंग्स को रिफाइन करती हैं. इंटेलेक्चुअल लाइफ एक लेबोरेटरी की तरह है. आप साइंस एडवांस नहीं कर सकते हैं रिसर्चर्स को रेस्ट्रिक्ट करके कि वो कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं. सिमिलरली सोसाइटी एडवांस नहीं करती है आइडियाज़ रेस्ट्रिक्ट करके. मिल आर्ग्यू करता है कि सेंसरशिप इनॉर्मस कॉस्ट क्रिएट करता है, स्टिफलिंग प्रोग्रेस थ्रू इग्नोरेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बेटरमेंट. जब हम आइडियाज साइलेंस करते हैं तो वैल्यूएबल इंसाइट लूज कर देते हैं जो सोसाइटी इम्प्रूव कर सकती है. लेकिन मिल एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है. वो रिकग्नाइज करता है कि फ्री स्पीच कभी कभी एक्सेसिव कॉस्ट इम्पोज कर सकता है. उसका फेमस एग्जाम्पल कॉर्न डीलर को स्टारवर्स ऑफ द पुअर बोलना एंग्री मॉब के सामने में जो कॉर्न डीलर के घर के बाहर गैदर्ड है. ये प्रोटेक्टेड स्पीच नहीं है, ये इंसाइटमेंट है इमीडिएट वायलेंस के लिए. अदर लेजिटिमेट रेस्ट्रिक्शंस में लाइबल और स्लैंडर लॉज आते हैं कि यूटिलिटेरियन टेस्ट क्या इस स्पीच को अलाउ करने के कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा है. ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. मिल ने जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट दिया है लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल फ्लरिशिंग, मिल का दूसरा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा रैडिकल है. वो आर्ग्यू करता है कि लिबर्टी का वैल्यू है इंडिविजुअल्स के लिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे चूज टू डू विद इट. ये उसका फेमस आर्ग्यूमेंट है इंडिविजुअलिज्म के लिए. मिल का साइकोलॉजिकल इंसाइट प्रोफाउंड है. हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है अपने डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन एंडाउमेंट को एक्सरसाइज करने पे, यानी हमारे कैपेसिटीज़ फॉर परसेप्शन, फॉर थॉट, रिफ्लेक्शन, जजमेंट और चॉइस पे. ये कैपेसिटीज़ सबसे फुली एम्प्लॉयड होती है जब हम अपने चॉइसेस खुद करते हैं कि कैसे हमें
लाइफ लिव करना है। जब अदर्स हमारे लिए डिसीजन लेते हैं तो हम डॉफ और स्टंटेड क्रिएचर्स हैं। दीज आर द वर्ड्स यूज्ड बाय मिल। far less happy than we could be as our own master. So basically जब कोई और हमारे लिए डिसीजन लेता है तो हम छोटे बन जाते हैं और हम कम खुश होते हैं as compared to being our own masters. मिल कॉन्ट्रास्ट करता है क्लोज सोसाइटी जहाँ चॉइस हेविली सर्कमस्क्राइब्ड है और इंडिविजुअल्स स्पिरिचुअली इम्पॉवरिश्ड लाइव्स जीते हैं, और ओपन सोसाइटी जो मैक्सिमल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को वर्क आउट हाउ बेस्ट टू लिव देयर लाइव्स। एक विविड एनालॉजी हमारे पास है जिसमें कि हम देखते हैं कि इमेजिन करो कि एक वेल स्टॉक्ड मैगजीन शॉप है विद डजन ऑफ पब्लिकेशन केटरिंग टू स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट। जैसे हम मैगजीन सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट सूट करते हैं, वैसे ही हम अपने लाइफ इंटरेस्ट खुद सेलेक्ट करने चाहिए। ये होपलेस टू थिंक ऑफ एनीवन, पेरेंट्स और क्लोज फ्रेंड्स, इवन स्टिल लेस बिग ब्रदर डिक्टेटिंग वेयर आवर इंटरेस्ट शैल बी डायरेक्टेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी बाय यूटिलिटेरियंस, सोशल बेनिफिट्स और हार्मनी प्रॉब्लम। जो मिल का जो विजन है इंडिविजुअल बेनिफिट से एक्सटेंड करता है, वो हर पर्सन की लाइफ को देखता है, एन एक्सपेरिमेंट इन लिविंग फ्रॉम विच ऑल स्टैंड टू गेन। इंडिविजुअल इंथुजियाज्म एक्सपर्टीज की तरफ लीड करता है, एक्सीलेंस रोल मॉडल्स और इन्वेंटर्स प्रोड्यूस करता है, और सोसाइटी बन जाती है अ म्यूचुअली सपोर्टिंग कॉस्मोस ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये ह्यूमन डाइवर्सिटी और म्यूचुअल बेनिफिट का इंस्पायरिंग विजन है, लेकिन हमारे पास एक क्रूशल लिमिटेशन भी आता है। मिल का न्यूज़पेपर शॉप ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल अस्यूम करता है नो कंज्यूमर कोलाइड। रियलिटी में लोग एक दूसरे के वे में आते हैं, ठीक है, कि अगर हम कोई चॉइस कर रहे हैं तो वो इतना स्मूथ नहीं होता है जितना हमने एक एग्जाम्पल में अभी देखा। रियलिटी में कोलिजन और थॉट में कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। सो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे को डेलिबरेटली ब्लॉक करती है और समटाइम्स हार्म भी करती है, ठीक है। तो लिबर्टी के सिग्निफिकेंट कॉज भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। Coming to a very important aspect of Mill's point of view on liberty, there is this called harm principle, जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि लिबर्टी को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ आई थी। मिल बिलीव करता है कि उसने एस्टैब्लिश किया है जो मॉडर्न फिलोसोफर प्रो टैंटो केस कहते हैं फ्रीडम के लिए। सम वेट हमेशा अटैच होगा अपने क्लेम फॉर लिबर्टी, क्योंकि बेनिफिट्स जो हैं वो आते हैं व्हेन एवर इंडिविजुअल मेक्स व्हेन एवर एन इंडिविजुअल मेक चॉइस। लेकिन ये बेनिफिट्स आउटवे हो सकता है जब लिबर्टी एक्सेसिव कॉस्ट इम्पोज करता है ऑन अदर्स। ये मिल के फेमस हार्म प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है, जैसे कि the sole end for which mankind is warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection. That the only purpose for which power can rightfully be exercised over any member civil society or civilized community against his will is to prevent harm to others. So basically harm principle से ये कहना चाह रहा है कि हार्म प्रिंसिपल आपकी लिबर्टी तभी रिस्ट्रिक्ट की जाएगी जब आपके एक्शंस दूसरे को हार्म करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस मिल कहता है कि ये जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं वो अगर मैं कोई चॉइस कर रहा हूँ और अगर वो चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है
तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डू दैट, ठीक है। लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस को हमको डिस्टिंक्ट करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल लाइफ में। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर मैं, इफ आई एम एन अल्कोहलिक, इफ समवन्स पेरेंट्स आर अल्कोहलिक, ओके, one of the parent is alcoholic, that person will say that if I am alcoholic, I am doing harm to myself, मेरे organs खराब हो रहे हैं। But we have seen that alcoholic parent की वजह से बच्चों पे कितना बड़ा impact होता है, both psychologically and physically। तो यहाँ पे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है या अदर रिगार्डिंग एक्शन है? तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। नाउ कमिंग टू दी राइट एस्पेक्ट्स, ओके, ऑफ यूटिलिटेरियन थियोरी जो है वो राइट्स के बारे में क्या कहती है। सो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो यूटिलिटेरियन अप्रोच टू राइट है एक बहुत ही कंपेलिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव वेलफेयर को ब्रिज करता है थ्रू अ वेरी डिस्टिंक्टिव जस्टिफिकेटरी मेथडोलॉजी। मिल का कंसेप्चुअल एनालिसिस ये रिवील करता है कि राइट होना मतलब है कि आपके पास एक लेजिटिमेट क्लेम है अगेंस्ट अदर, स्पेसिफिकली सोसाइटी पे एक वैलिड क्लेम है, वो आपके वाइटल इंटरेस्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करे लीगल मैकेनिज्म के थ्रू या फिर सोशल ओपिनियन के थ्रू। ये प्रोटेक्शन एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल से नहीं आता है बल्कि जो मिल कहते हैं जनरल यूटिलिटी से आता है, मतलब सोसाइटल वेलबींग का ओवरऑल कंसिडरेशन है इसमें। यूटिलिटेरियन डिफेंस ऑफ राइट एक एलिगेंटली स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करता है जो राइट्स क्लेम्स को ग्राउंड करता है एम्पेरिकल असेसमेंट में ह्यूमन वेलफेयर और सोशल कंसिक्वेंसेस के बेस पे। अब हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉडीली इंटीग्रिटी का। ये वो राइट है जो हमें फिजिकल असॉल्ट और सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है। सोचो यूटिलिटेरियन थियरी ये कैसे जस्टिफाई करती है इस राइट को। पहले तो वो कहती है कि देखो कितना इमेंस सफरिंग होता है विक्टिम को जब ये वायलेशंस होते हैं। फिर ये वाइड स्प्रेड एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है वल्नरेबल पॉपुलेशन में, मतलब लोगों में ये डर बैठ जाता है कि क्या पता उनके साथ भी ऐसा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पर्सनल सिक्योरिटी में फंडामेंटल इंटरेस्ट है पूरी सोसाइटी के मेंबर का। सोसाइटी के हर एक मेंबर चाहेंगे कि वो उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। तो सोचो अगर कोई भी सोसाइटी जेन्युइनली कंसर्न्ड है अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए तो नेचुरली वो इस्टेब्लिश करेगी लीगल और सोशल स्ट्रक्चर जो इन वायलेशंस को डेटर करे और परपेट्रेटर को पनिश करे, राइट। इसलिए यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रोबस्ट जस्टिफिकेशन इस राइट के लिए। ये अप्रोच हमें दिखाता है कि कैसे यूटिलिटेरियन रीजनिंग सिस्टमैटिकली कनेक्ट कर सकती है इंडिविजुअल क्लेम्स को फॉर ब्रॉडर सोशल वेलफेयर, ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पे है कि यूटिलिटेरियन थियरी के अंदर ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो पोजीशन है जिनसे हम स्ट्रॉन्ग वेलफेयर बेस्ड आर्ग्यूमेंट एडवांस कर सकते हैं अपने वाइटल इंटरेस्ट के लिए, इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन पाने के लिए। ये अप्रोच हमें क्या देता है, पहले तो एक क्लियर डेफिनेशनल फ्रेमवर्क मिलता है जो प्रिसाइज क्राइटेरिया ऑफर करता है कि क्या एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट करता है एक राइट को, राइट का मतलब क्या है। फिर ये इस्टेब्लिश करता है कि प्रैक्टिकल मेथडोलॉजिकल जो इम्प्लीमेंटेशन और डिफेंडिंग है राइट्स के लिए वो हमको एक्सप्लेन करता है ये कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये राइट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है विद इन द यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एंकर करता है इंटायर ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क को एम्पेरिकली एसेसिबल क्लेम में अबाउट ह्यूमन फ्लरिशिंग और
और सोशल यूटिलिटी, ये सारी चीज़ों को करता है. तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट that this is right. It is also giving us some tools and methodology to put our case forward. So मतलब हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं कि हमारे राइट्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे सिर्फ पर्सनल फ्लरिशिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या ओवरऑल सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो यूटिलिटेरियन कंसेप्शन ऑफ राइट बेसिकली इस्टेब्लिश करता है एक कोहेरेंट थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो कनेक्ट करता है हमारे इंडिविजुअल क्लेम्स को कलेक्टिव वेलफेयर कंसिडरेशन के साथ, प्रोवाइडिंग बोथ फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन as well as practical guidance for protection of fundamental human interest within social as well as legal institution. I hope that makes sense to you. अब यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल थियरी में हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करेंगे. सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यूटिलिटेरियन मॉरल थियरी के लिए सबसे फॉर्मिडेबल इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस में से एक प्रेजेंट करता है, जो हमें फंडामेंटल क्वेश्चंस फेस करने पे मजबूर करता है कि सोसाइटी को अपने मेंबर्स के बीच में स्कार्स रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने चाहिए. ये थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए अराइज होती है क्योंकि यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क जो है वो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर करती है जब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ गुड्स एंड बेनिफिट अक्रॉस इंडिविजुअल की बात की जाती है. तो जो ये जो टेंडेंसी है यूटिलिटेरियनिज्म की वो इस तरह से आती है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सोली बेस्ड है कि कैपेसिटी के टर्म में रैंक करनी है एग्रीगेट गुड मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, पोटेंशियली ओवरलुकिंग क्रूशल कंसिडरेशन ऑफ फेयरनेस और इंडिविजुअल राइट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. ऑल्दो ये थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये at prima facie it looks very straightforward in their commitment to maximizing aggregate welfare, लेकिन इन सारी चीज़ों से ही प्रॉब्लम्स अराइज होती है. टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने के बीच का जो टेंशन है वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको फिलोसोफर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम भी कहते हैं. एक चैलेंज जो थ्योरेटिकल एथिक्स और प्रैक्टिकल पॉलिसी फॉर्मेशन दोनों के लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन रखता है. ये चैलेंज मेयरली एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लिए इमीडिएट रेलेवेंस रखता है. हेल्थ केयर रिसोर्स एलोकेशन, एजुकेशनल फंडिंग, टैक्सेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सब में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के प्रिंसिपल्स डायरेक्टली अप्लाई होते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए कैसे यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को एड्रेस कर सकता है, ये बहुत क्रूशल है हमारे पॉलिसी मेकिंग और एथिकल गवर्नेंस के लिए. हम आगे इस सेक्शन में देखेंगे कि क्या क्या जो कोर डिलेमास हैं या फिर इसके जो हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हैं उन सबको हम अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है द एग्रीगेशन प्रॉब्लम, जिसको कि हम कोर डिलेमा भी कहते हैं. अब इस फंडामेंटल टेंशन को इलिस्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल बट रिवीलिंग सिनेरियो कंसिडर करते हैं इन्वॉल्विंग टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी. सो पर्सन ए और बी जो डिफरेंट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी फेस करते हैं, आउटकम 1 में ईच पर्सन को बोथ ए एंड बी उनको 50 यूनिट्स की यूटिलिटी मिलती है, क्रिएटिंग टोटल एग्रीगेट ऑफ 100 यूनिट्स. आउटकम 2 में पर्सन ए को 70 यूनिट मिलती है वाइल पर्सन बी को 30 यूनिट्स मिलती है, मेंटेनिंग द सेम एग्रीगेट टोटल ऑफ 100 यूनिट्स. प्योरली यूटिलिटेरियन स्टैंड पॉइंट से ये आउटकम्स इक्विवेलेंट अपीयर करते हैं सिंस दोनों आइडेंटिकल एग्रीगेट यूटिलिटी यील्ड करता है. हाउएवर मोस्ट पीपल इंट्यूटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को मोर जस्ट जज करते हैं, सजेस्टिंग कि यूटिलिटेरियन कैलकुलेशंस alone cannot fully capture our moral institution about fair distribution.
ये इंट्यूटिव प्रेफरेंस फॉर इक्वालिटी और भी प्रोनाउंस्ड हो जाती है जब हम थर्ड आउटकम इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर्सन ए को 150 यूनिट्स मिलते हैं वाइल पर्सन बी को कुछ भी नहीं मिलता है। ऑल्दो ये सिनेरियो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है, ये मोस्ट ऑब्जर्वर्स को प्रोफाउंडली अनजस्ट स्ट्राइक करता है, हाईलाइटिंग सिंपल एग्रीगेटिव अप्रोच की इनएडिक्वेसी इन डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चंस। ये प्रॉब्लम इन सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल से एक्सटेंड करती है रियल वर्ल्ड पॉलिसी डिलेमास तक। इनफैक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने इन डिलेमास को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। डिजिटल डिवाइड, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, रिसोर्सेज और इंटरनेशनल एड डिस्ट्रीब्यूशन, सब में फंडामेंटल जो है सेम फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होते हैं अबाउट फेयर एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग कंपीटिंग नीड्स एंड क्लेम्स। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन पे, जिसमें ह्यूमियन कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स देंगे, मतलब डेविड ह्यूम का जो टेक है हम उसकी बात करेंगे। सोफिस्टिकेटेड यूटिलिटेरियन थिंकर्स ने इन डिस्ट्रीब्यूशनल चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए सेवरल रिस्पॉन्सेज डेवलप किए हैं। ऑफ कोर्स बिगिनिंग विद डेविड ह्यूम का इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट कंसर्निंग एवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव इंस्टीट्यूशंस। ह्यूम का अप्रोच सजेस्ट करता है कि हमें करंट डिस्ट्रीब्यूटिव अरेंजमेंट को आर्बिट्ररी सोशल कंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ जनरेशन के रूप में देखना चाहिए, जो वेरियस सिस्टम से एक्सटेंसिव ट्रायल एंड एरर प्रोसेसेस के थ्रू टेस्ट करके आया है। इस कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव के लिए एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए सरवाइव किया है क्योंकि वो इफेक्टिवली ह्यूमन कोऑपरेशन और वेल बीइंग प्रमोट करते हैं, वाइल प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो इनएविटेबली अराइज होती है अनलिमिटेड कंपटीशन ओवर स्कार्स रिसोर्सेज से। लॉज, कस्टम और मॉरल रूल्स का कॉम्प्लेक्स वेब जो डिस्ट्रीब्यूशन गवर्न करता है represents proven solution to fundamental problems of organizing society among beings of limited generosity जो compete करना पड़ता है finite resources के लिए या फिर scarce resources के लिए। ह्यूम का फ्रेमवर्क radical redistributive scheme के बारे में caution counsel करता है, suggesting कि हमें एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट की स्टेबिलिटी और बेनिफिट के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, rather than pursuing revolutionary changes based on some abstract principles। ये पर्सपेक्टिव एम्फसाइज करता है अनइंटेंडेड consequences जो रिजल्ट हो सकते हैं वेल इंटेंडेड बट पुअरली कंसीव्ड रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज से। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जैसे कि वेरियस कंट्रीज में collectivization efforts provide empirical support for Humean skepticism about rapid institutional transformation। conservative approach social trust और predictability की importance भी highlight करता है economic arrangement में। जब इंडिविजुअल established property rights और distributional norms पे rely कर सकते हैं, वो more likely है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेक करने के लिए और अदर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए। सो फ्रीक्वेंट चेंजेस टू डिस्ट्रीब्यूटिव रूल इवन व्हेन मोटिवेटेड बाय egalitarian ideals may undermine these foundations of social cooperation और अल्टीमेटली ये रिड्यूस कर देता है ओवरऑल वेलफेयर को। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल इस कंजर्वेटिव विजडम को वैलिडेट करते हैं, जैसे कि पोस्ट सोशलिस्ट ट्रांजिशन कंट्रीज में रैपिड प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स ऑफन रिजल्टेड इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और सोशल डिसरप्शन, while gradual institutional reform generally produce better outcome। Similarly, sudden changes in tax policies or social welfare system can create market uncertainties and reduce economic efficiency। So, David Hume ने बेसिकली ये बातें कही है डिस्ट्रीब्यूटिव वेल के।
अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक फाउंडेशंस और यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन के साथ। नेवरदलेस तो बात है कि यूटिलिटेरियन अप्रोच टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को इंटायरली कंजर्वेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्टेन वेल स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ग्रेटर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की तरफ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स गाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को स्ट्रॉन्ग यूटिलिटेरियन सपोर्ट मिलता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू, जो सजेस्ट करता है कि एडिशनल यूनिट्स ऑफ एनी गुड प्रोग्रेसिवली लेस सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को जो ऑलरेडी सब्सटैंशियल अमाउंट पोजेस करते हैं। जैसे कि एक 6 पीपल डिवाइडिंग केक की एनालॉजी यूज़ करते हैं। इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ ईच पर्सन को इक्वल स्लाइस मिलता है टिपिकली मोर टोटल सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करेगा अनईक्वल डिविजन से, जहाँ सम विल गेट मल्टीपल पोर्शन while others will get none। ये इसलिए होता है क्योंकि additional satisfaction gain by those receiving extra portion वो कम होगा उस satisfaction से जो फर्स्ट पोर्शन लेने के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं, मेकिंग इक्वालिटी एंड नेचुरल यूटिलिटेरियन रिकमेंडेशन अंडर कंडीशन ऑफ सिमिलर नीड और प्रेफरेंसेस। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप अपने कैंटीन में हैं, ठीक है, आप बहुत भूखे हैं, ठीक है, आपके लिए आपने समोसा ऑर्डर किया। समोसा ऑर्डर करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन पहला समोसा खा के मिला, क्या आपको वही सेटिस्फैक्शन चौथे समोसे पे मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। जो पहला जो समोसा था दैट हैज़ गिवन यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बिकॉज यू वर रियली हंग्री। मे बी सेकेंड समोसे में आपको मिलेगा कुछ ऑफ कोर्स लेस देन द फर्स्ट समोसा, बट बाय द फोर्थ समोसा you will not even feel any kind of pleasure and you might even start having an aversion with the samosa that अब नहीं खाना मेरे। इस आर्ग्यूमेंट की मैथमेटिकल फाउंडेशन यूटिलिटी फंक्शंस के एजम्पशन पे रेस्ट करती है कि वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एग्जिबिट करता है। जैसे कि हमने अभी समोसे वाला एग्जाम्पल लिया कि फर्स्ट समोसा ज़्यादा वो करता है, हमको ऐसा लगता है कि उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो हमें ज़्यादा प्लेजर दे रहा है, वो हमारे नीड को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, बट बाय द फोर्थ समोसा वी स्टॉप एंजॉइंग दैट। तो देर इज़ अ मार्जिनल रिटर्न एग्जिबिट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। एक वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना है ये इकोनॉमिक रिसर्च में। एम्पेरिकल स्टडीज़ कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एडिशनल इकोनॉमिक इनकम लेस साइकोलॉजिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है वेल्दी इंडिविजुअल को कंपेयर टू पुअर इंडिविजुअल, सपोर्टिंग थेरेटिकल केस फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी जो रिसोर्सेज को रिच से पुअर की तरफ मूव करते हैं। हाउएवर इक्वालिटी प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है जब हम डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल यूटिलिटी फंक्शंस, प्रेफरेंसेस और सर्कमस्टांसेस कंसिडर करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स सेम रिसोर्सेज से ग्रेटर सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट, हेल्थ स्टेटस या लाइफ एक्सपीरियंसेस। Additionally, perfect equality की pursuit might undermine incentives for productive activity, potentially reducing total amount of resources available for distribution। अब इसके बाद जो आता है वो एक अलग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एस्पेक्ट आता है, वो है द प्रिंसिपल ऑफ नीड। सो प्रिंसिपल ऑफ नीड यूटिलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूटिव थियोरी में एक अनदर क्रूशियल एलिमेंट प्रोवाइड करता है, often taking precedence over simple equality जब circumstances such as prioritization,
वारंट करते हैं कि हमारे केक शेयरिंग एग्जाम्पल में वापस जाते हुए, अगर एक पर्सन स्टारविंग है वेल अदर जो है वो वेल फेड है, यूटिलिटेरियन लॉजिक सजेस्ट करता है कि स्टारविंग इंडिविजुअल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि वो रिसोर्सेज को यूटिलिटी में मोर एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है उन लोगों से जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। ये रिस्पॉन्सिवनेस टू नीड बेस्ड क्लेम यूटिलिटेरियन इंसाइट रिफ्लेक्ट करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन को मैकेनिकली रिसोर्स एलोकेशन पे मेजर नहीं किया जा सकता। सेम अमाउंट ऑफ फूड, शेल्टर या मेडिकल केयर वास्टली डिफरेंट यूटिलिटी आउटकम्स प्रोड्यूस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिसिपिएंट के सर्कमस्टेंसेस। नीड बेस्ड क्लेम्स की अर्जेंसी यूटिलिटेरियन टर्म्स में नेचुरल एक्सप्रेशन पाती है इंटेंस सफरिंग के थ्रू जो उन लोगों को एक्सपीरियंस होती है जिनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स अनमेट रहते हैं, और ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन वेल बीइंग जो अचीव होती है जब रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि किसी भी आप फ्लड सिचुएशन का ही वो ले लो कि अगर फ्लड सिचुएशन में किसी की हेल्प की जाती है एक 5 kg ऑफ राइस दे के, वो सिचुएशन और एक नॉर्मल सिचुएशन में तो वो ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करता है बिकॉज आप बहुत ही प्रिकैरियस सिचुएशंस में हैं, तो आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटेरियन कंसर्न के साथ भी अलाइन करती है अबाउट प्रिवेंटिंग सीवियर नेगेटिव यूटिलिटी स्टेट्स। इंडिविजुअल्स लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज़ जो सफरिंग एक्सपीरियंस करते हैं, typically it outweighs marginal benefits जो additional resources provide उन लोगों को जो already comfortable है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि ये फ्लड वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मुझे कोई अभी नॉर्मल सिचुएशन में गिव्स मी अ बैग ऑफ 5 kg राइस, ओके, and in a situation where I'm stuck in a flood or in a situation where there is no food even for survival, so there is a huge difference between those situations. So however utilitarians को complex challenges face करनी पड़ती है जब needs इतनी expensive है कि मीट करने के लिए उन्हें सेटिस्फाई करना इनॉर्मस एक्सपेंडिचर रिक्वायर कर सकता है जो अदरवाइज मल्टीपल लेसर नीड्स एड्रेस कर सकते हैं। जैसे मेडिकल केयर एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे हमें डिलेमा आती हैं मेडिकल सिचुएशन में कि शुड सोसाइटी स्पेंड मिलियन ऑन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़ या वो रिसोर्सेज प्रिवेंटिव केयर की तरफ डायरेक्ट करनी चाहिए जो मेनी मोर पीपल को बेनिफिट कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेशन फोर्स डिफ़िकल्ट डिसीजन अबाउट ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और हाईलाइट ट्रैजिक नेचर ऑफ मेनी डिस्ट्रीब्यूटिव चॉइसेस। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट एलोकेशन या फिर डिज़ास्टर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी मैंने बताया, और स्पेशल एजुकेशन रिसोर्सेज वेर इन इंटेंसिव सपोर्ट फॉर फ्यू कॉन्फ्लिक्ट्स विद बेसिक सपोर्ट फॉर मेनी। अब हम आते हैं एक और प्रिंसिपल की तरफ, द प्रिंसिपल ऑफ डेजर्ट, जहाँ की मेरिट, इंसेंटिव्स और सोशल प्रोडक्टिविटी की बात होती है। डेजर्ट का क्वेश्चन यूटिलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी के लिए एडिशनल कॉम्प्लिकेशन पोज करता है क्योंकि मैनी पीपल इंट्यूटिवली बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क और प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन को रिवॉर्ड होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ओवरऑल यूटिलिटी। ट्रेडिशनल यूटिलिटेरियन रिस्पॉन्स डेजर्ट क्लेम को इंसेंटिव प्रोविजन में रिड्यूस करना रहा है, आर्ग्यूइंग कि प्रोडक्टिविटी और एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना इकोनॉमिक सेंस बनाता है एज मीन्स ऑफ इनकरेजिंग बिहेवियर जो सोसाइटी एज अ होल को बेनिफिट करता है। इस व्यू के अकॉर्डिंग वर्कर्स को उनके आउटपुट के अकॉर्डिंग पे करना और प्रोफेशनल्स को उनके लेंदी ट्रेनिंग पीरियड्स के लिए कॉम्पनसेट करना सर्व्स टू मोटिवेट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो टोटल सोशल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। डेजर्ट को रिवॉर्ड करने के लिए इंसेंटिव
बेस्ड जस्टिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे यूटिलिटेरियन थियोरी वाइडली हेल्ड मॉरल इंट्यूशंस अबाउट फेयरनेस को एकोमोडेट कर सकता है बाय शोइंग कि अपेरेंटली नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट प्रिंसिपल अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एंड सर्व करते हैं। अब मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, सोशल फंक्शन भी सर्व करता है बियॉन्ड सिंपल इंसेंटिव प्रोविजंस। वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई और डेवलप टैलेंट, इनकरेज इनोवेशंस और एक्सीलेंस, ये हम मेरिट बेस्ड की बात कर रहे हैं। और प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर सोशल मोबिलिटी जो ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज कर सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एकेडमिक अचीवमेंट्स रिवॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली इंडिविजुअल स्टूडेंट मोटिवेट करते हैं बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो सोसाइटी को ब्रॉडली बेनिफिट करता है। येट डेजर्ट प्रिंसिपल ट्रबलिंग क्वेश्चन रेज करता है अबाउट नेचुरल इंडाउमेंट्स और सोशल सर्कमस्टांसेस जो इंडिविजुअल अचीवमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। कितनी एक्सटेंड तक सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स डिज़र्व क्रेडिट फॉर टैलेंट जो उन्होंने चूज़ नहीं किया या एडवांटेज जो उन्होंने इनहेरिट किया। यूटिलिटेरियन थियोरी इन क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करता है क्योंकि डेजर्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ इक्वालिटी और नीड बेस्ड कंसिडरेशंस व्हाइल फेलिंग टू मैक्सिमाइज एग्रीगेट वेलफेयर इन केसेस जहाँ नेचुरल टैलेंट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मॉडर्न इकोनॉमी में ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या फिर मैं चाहूँगी कि आप इस सिनेरियो में इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम को डाल के देखें और सोचें कि वो कैसे फिट होता है इन सब सिनेरियो में। Now we'll move to the state and political obligation thing. So first we'll talk about political obligation. तो political obligation क्या है? Political obligation का मतलब है कि क्या state का legitimate authority है हम पर, क्या हमारे moral duties हैं state के laws को follow करना। ये question बहुत fundamental है political philosophy में। यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट डिवाइन राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम ये सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि डज गवर्नमेंट एक्चुअली मेक आवर लाइव्स बेटर। ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पूछना ये क्वेश्चन। तो अगर हम होब्सियन फाउंडेशन की बात करें तो हमें पता है कि टॉमस होब्स ने एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया था। वो कहता था कि विदाउट गवर्नमेंट हम स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं और ये कंडीशन बहुत ऑफुल है। इसमें कोई स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो इन्वेस्टमेंट, नो इंडस्ट्री, नो कॉमर्स, नो आर्ट्स एंड साइंसेस। ओके, फेमस फ्रेज उसने यूज़ किया है कि लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर वुड बी पुअर, सॉलिटरी, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। होब्स टेक्निकली यूटिलिटेरियन नहीं था, वो उसको इगोइस्ट कह सकते हैं, बट उसका आर्ग्यूमेंट यूटिलिटेरियन लॉजिक फॉलो करता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जस्टिफाई हो सकती है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस बेटर आउटकम्स फॉर एवरीवन। हर रैशनल पर्सन ये चॉइस करेगा कि गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट करने से अगर उनकी लाइफ बेटर हो जाती है तो क्यों ना उनके कंस्ट्रेंट को एक्सेप्ट किया जाए। इट्स एक एनार्की में रहने से अच्छा है कि हम गवर्नमेंट के अंदर रहें, उनके लॉज को फॉलो करें। दो होब्स इगोइस्टिक था बट यूटिलिटेरियंस कैन एक्सेप्ट हिज कंक्लूजन्स। अब हम आते हैं डेविड ह्यूम की बात करते हैं। डेविड ह्यूम ने होब्स के आइडियाज़ को रिफाइन किया और एक्सप्लिसिटली यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क बनाया। ह्यूम कहता है कि पब्लिक यूटिलिटी की वजह से गवर्नमेंट का ओबीडियंस ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी फॉर जस्टिस और जस्टिस इज़ नेसेसरी फॉर पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, ह्यूम समझता है कि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट अलोन कैनॉट प्रोवाइड स्टेबल फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ह्यूम का पॉइंट ये है कि हमारी ड्यूटी टू ओबे लॉ इमर्जेस नॉट फ्रॉम द फियर ऑफ पनिशमेंट या फिर पर्सनल एडवांटेज बट फ्रॉम ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा रीजन जजमेंट की जनरल एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट आउटवे
इट्स कॉस्ट. ये जो चीज है, दिस ट्रांसफॉर्म्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन फ्रॉम अ मियर सबमिशन टू अथॉरिटी इनटू मॉरल रीजनिंग अबाउट कलेक्टिव फ्रेमवर्क. अब जो डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव है, अगर गवर्नमेंट जस्टिफाइड है यूटिलिटेरियन ग्राउंड पे, तो फिर क्वेश्चन ये है कि व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट सर्व्स यूटिलिटेरियन पर्पसेस. ह्यूम और बेंथम के बीच डिसएग्रीमेंट था कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है. ह्यूम कहता था कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन प्रोबेबली ऑप्टिमल हैं गिवन देयर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. ये कंजर्वेटिव अप्रोच था ऑब्वियसली. बेंथम डिसएग्रीड. वो कहता था कि इफ वी आर जेन्युइन यूटिलिटेरियंस वी शुड सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. बेंथम का आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी सिंपल है. इफ गोल इज टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, so we need mechanism to determine which policies actually promote greatest happiness for greatest number. Most reliable way ये है कि people themselves ask कि हमको किस चीज से खुशी मिलती है and then implement policies that majority favors. Bentham's logic ये है कि each person is best judge of their own interest. If we give equal vote to each person and implement majority favored policy, we can be confident कि we are maximizing satisfaction across population. But there is a complexity of democratic utilitarianism. बेंथम का आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी कुछ assumption पर बेस्ड है जो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. पहला, ये आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए मोस्ट नेचुरल है, वेयर सिटीजन्स वोट ऑन स्पेसिफिक पॉलिसीज. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कॉम्प्लेक्सिटीज है. व्हेन वी वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स रादर देन पॉलिसी, वी कैनॉट अस्यूम एवरी गवर्नमेंट एक्शन रिफ्लेक्ट्स वोटर्स प्रेफरेंसेस. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आर्ग्यूमेंट अस्यूम्स, ये जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है, दिस अस्यूम्स वी कैन इवैल्यूएट ईच डेमोक्रेटिक डिसीजन इंडिपेंडेंटली. बट अगर स्टेबल मेजॉरिटी कंसिस्टेंटली आउटवोट्स माइनॉरिटी ऑन रेंज ऑफ इश्यूज, तो माइनॉरिटी का डिससेटिस्फैक्शन कंपाउंड हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. डेमोक्रेटिक प्रोसेस itself may generate unhappiness that cannot be captured by simply adding up utility of individual decision. तीसरी assumption ये है कि प्रेफरेंस इंटेंसिटी रफली इक्वल है क्रॉस पॉपुलेशन. माइल्डली इंटरेस्टेड मेजॉरिटी may outvote passionately committed minority, potentially producing less overall satisfaction. ये प्रॉब्लम ऑफ प्रेफरेंस इंटेंसिटी है के चीज में देखा जा सकता है और ये चीज बहुत कॉमन है और इसी चीज की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं डेमोक्रेटिक यूटिलिटेरियनिज्म में वो दिखाई देती हैं. अब बात आती है कि द विजडम ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. डिस्पाइट दीज टेक्निकल डिफिकल्टीज, यूटिलिटेरियन केस फॉर डेमोक्रेसी कंटेन्स इंपॉर्टेंट इनसाइट. यू कैनॉट सिंपली डिसमिस डेमोक्रेसी. ओके, कोर इंसाइट ये है कि आस्किंग पीपल टू रजिस्टर देयर प्रेफरेंसेस एंड देन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट इमर्ज फ्रॉम दिस प्रोसेस हैज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर ऑल्टरनेटिव्स. While majority can be mistaken and counting votes doesn't settle question of truth, alternatives may be worse. बेंथम का पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन ये था कि वी शुड बी सस्पिशियस ऑफ क्लेम टू सुपीरियर विजडम इन पॉलिटिकल मैटर्स. उसने सिनिस्टर इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया टू डिस्क्राइब मोटिव्स ऑफ दोज हु क्लेम ग्रेटर पावर ऑन ग्राउंड्स ऑफ ग्रेटर विजडम. ये स्केप्टिसिज्म अबाउट इलीट claims that they know better than ordinary citizen, it remains valuable aspect of utilitarianism even in democratic theory. Utilitarian argument for democracy, ultimately argument ये है कि about fallibility and accountability. It doesn't claim majorities are always right, but argues democratic processes are more likely to produce good outcomes than alternatives. And they provide better mechanism for correcting errors. अब क्या बात आती है कि जब हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल चैलेंजेस को देखते हैं तो ये यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क हमको स्टिल रेलेवेंट लगता है. when we ask whether we should away particular law या support particular policy, utilitarian approach हमको encourage करता है फोकस करने के लिए consequences पे rather than some abstract principle of authority.
utilitarian case for democracy also speak to contemporary debates about political participation. Ab we live in an era of increased polarization and declining trust in institutions. So Bentham's warning about sinister interest remind us to be skeptical of claim that ordinary citizens are too uninformed to participate meaningfully. सेम टाइम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ जो हमने डिस्कस किए हैं, प्रेफरेंस इंटेंसिटी प्रॉब्लम, माइनॉरिटी राइट्स, डायनेमिक इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन help us understand why democratic system require careful institutional design. तो स्टूडेंट्स जो यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन को ये समझते हैं कि एक ये आंसर है, या फिर कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये बड़ा यूटोपियन विजन है, इस तरीके से ना सोच करके हमको ऐसा सोचना चाहिए कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है इट provides a framework for thinking systematically about relationship between individual welfare and collective governance. So it reminds us that political institutions are human creation designed to serve human purposes, and we have capacity and responsibility to evaluate and reform them. So rather than thinking utilitarian principle as the only thing that can offer answer to every question that you face in your life, or in another case rather considering it to be utopian vision कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये theoretically बस इंटाइसिंग लगता है बट प्रैक्टिकल वो में नहीं है, तो ये दोनों ही एक्सट्रीम चीज़ें सही नहीं हैं. And we should always explore any political philosophy as a tool where you're trying to solve problems through different kinds of philosophical tools. So whatever philosophical aspect you are studying, whatever political philosophy you're studying, it's not gonna answer every question that you face even academically, but it surely will help you to filter out things in your academic aspect or even in daily life. It helps you to navigate through the problem. So that is how we should approach political philosophy. Thank you. This is all for this lecture, and we'll discuss liberty in the next lecture. Thank you.